हेलो दोस्त, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। हम लोग जानेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। इसके बारे में आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के माध्यम से जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी बुक। चले अब इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। मतलब भारत है जो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। बात सही है। अगर मैदानी क्षेत्र में लोग रहेंगे तो मैदान वाला भाग से परिचित रहेंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसा पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। ये सभी प्रकार के हमारे देश में पाया जाता है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां, इस तरह का। देखिए अब आगे तेज बहने वाली नदियां हैं। जैसे उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तर का जो मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी मैदान कौन से निक्षेपों से बने हैं, तो जलोढ़ निक्षेपों से। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचे पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियां से बना है, इस तरह का। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कई भागों में बांटा गया है। भारत है उसको हिमालय पर्वत श्रृंखला में बांटा, उत्तरी मैदान में बांटा, प्रायद्वीपीय पठार में बांट दिया, भारतीय मरुस्थल में बांटा, फिर तटीय मैदान जो तट का मैदान है, फिर द्वीप समूह। इस तरह से भारत को बांटा गया है। चले अब आगे। अब जब बांटा 6 भागों में, उसका डिटेल पढ़ना है। अब पढ़ना ये है कि हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी लेना है कि हिमालय पर्वत क्या है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, इस तरह का है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पूछता है क्वेश्चन कि कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितना है, तो 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। जैसे सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जैसे यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। जैसे हिमाद्री हिमालय में ही हिमालय के पूरा शिखर है,
जैसे हिमालय माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, 8,848 मीटर ऊंचाई पर है। ये पूछता है कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, 8,848 है कहाँ, तो नेपाल में। कंचनजंगा भारत में 8598 मीटर, मकालू नेपाल 8481 मीटर, धौलागिरी नेपाल 8172 मीटर। अब आगे आगे इस तरह का है, नंगा पर्वत कहाँ है, तो भारत में 8126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल 8078, नंदा देवी भारत 7817, कामेट भारत 7756, नमचा बरुआ भारत 7756, गुरुला मंधाता नेपाल 7728। ऐसा भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। हमको पता है कि एक बार में कुछ भी याद होने वाला नहीं है जब तक वीडियो बार बार नहीं देखेंगे। हम इसीलिए एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिवीजन के तौर पर हम इस तरह से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग रिवीजन करें। इसके अलावा हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जोड़ रहे हैं और नहीं एक्स्ट्रा चीज़ हम दिखा रहे हैं। हम इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं दिखा रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं कि ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए जितना कम से कम समय में चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक का वीडियो अपलोड हो जाए तो आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ताकि रिवीजन कीजिएगा तो याद होगा। बार बार देखिएगा तभी ये याद होगा, एक बार देखने से कुछ होने वाला नहीं है। एनसीईआरटी इतना भी आसान नहीं है, इसलिए बार बार आप लोग देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममित है। हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये जो श्रृंखला है हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों तथा दर्रों के नाम, जैसे भारत के उन राज्यों का नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे स्थित शिखर है। देखा जाए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। जैसे देखा जाए एटलस से मंसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्यों का नाम लिखें जहाँ वे स्थित है। इस तरह से मानचित्र में देखिए और इसको कल्पना कीजिए, इसके बारे में सोचिए समझिए। इसलिए ये एनसीईआरटी बुक बीच बीच में क्वेश्चन एराइज करता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय को 3 भागों में बांटा ना, तो इसीलिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा, शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई है जो 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस तरह से। जैसे इसी के बारे में बता रहा था, समझना था। हिमालय ये है, हिमालय है जो हिमालय को सबसे पहले पहला इसको हिमाद्री कहा, ये लघु हिमालय कहा जो खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा बटा हुआ, और इसके नीचे वाले को इसको शिवालिक कहा ना। अब
आगे है इस तरह से, आगे क्या पढ़ा है, पोटलीदुन, पाटलीदुन, इस तरह से इतना के साथ फैल जाता है। इन पूर्वांचल में पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ से है, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। जैसे इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। पहले तो उस तरह से बांटा, अब इस तरह से। जैसे उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब हिमालय कौन से नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं, तो सतलज और सिंधु के बीच की स्थित भूभाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता था। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सतलज और काली नदी के बीच उसको क्या कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। जैसे ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। जैसे अब देखा जाए उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणाली जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी मैदान कौन सा प्रमुख नदियों से बना हुआ है, तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ये मृदा कौन सी मृदा से बना है, ये मैदान जो है कौन सी मृदा से बना है, तो जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ उत्पादक क्षेत्र है। जैसे उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितारिकाएं कहा जाता है। ठीक है, वितारिकाएं कहा जाता है। अगला है इसको दोआब। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है।
सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या बहुत अधिक है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, जिसे यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे देखा जाए कि नदियों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भावर कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद कीजिए। जैसे देखा जाए कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भावर को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। आगे है प्रायद्वीपीय पठार। दोस्त, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि केवल रीडिंग दे रहे हैं तो भले शुरुआती अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच बात यही है कि याद यही करिएगा तभी ज़्यादा फ़ायदा है। हम ज़्यादा कुछ इधर उधर का बातें नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि बस जो NCERT में है वो केवल याद कर लीजिएगा। तो रियल में BPSC टीचर का जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप TRE 1 देखिए, TRE 2 देखिए, TRE 3 देखिए। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भूभाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सींध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटे नागपुर पठार दर्शाता है।
दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। जैसे कहाँ कहाँ है वो नचा रहा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी 2695 मीटर तथा दोड्डाबेट्टा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित है। देखिए अब है उडंगमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। इस तरह से है। प्रादीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाया जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रादीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। आगे है मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि केवल एनसीईआरटी का रीडिंग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि वही चीज़ याद करें जो रियल में एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। हम कुछ भी फालतू का चीज़ समझाने बुझाने और बताने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम यही चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक को जो डिट्टो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक, उसी चीज़ का वीडियो डाल रहे हैं, ताकि आप लोग देखें और इसको याद करें और इसको फ़ायदा उठाएं, ताकि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 जो भी हो उसमें क्वेश्चन देखिए कि हाँ रियल में कहाँ से पूछा है, या फिर सीटेट का हो या फिर स्टेट का हो, ये सब एग्ज़ाम में देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो इसीलिए मैंने चाहा कि एनसीईआरटी बुक हम सेम टू सेम पढ़ा दें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आप लोग सभी उठाएं और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करें और बार बार देखें, ताकि याद होगा यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। आगे भारतीय मरुस्थल क्या है? भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ना है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
मरुस्थल में। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। आगे है वर्कान। वर्कान किसको कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का टिल्ला, इसी को कहा जाता है वर्कान। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टिल्ले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो वर्कान के समूह दिख सकते हैं, जैसे इस तरह से दिखा रहा है। अब आगे है तटीय मैदान। तटीय मैदान के बारे में पढ़ना है कि तटीय मैदान के बारे में क्या कहना चाह रहा है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कोंकण तट किसको कहते हैं, कन्नड़ तट किसको कहते हैं, मालाबार तट किसको कहते हैं, इस तरह से। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोरोमंडल तट किसको कहते हैं। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब आगे इसमें आगे क्या कह रहा है? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। मतलब कह सकता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारत्ती। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है? तो पिटली द्वीप पर। वह एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देख रहे हैं इसके बारे में। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। किस चीज़ के लिए है ये? अब यहाँ है प्रवाल। प्रवाल पॉलिप्स
कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल, भीति तथा प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। अब है यहाँ द्वीप समूह के बारे में पढ़ना था। क्या आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत की मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है। इसके बारे में पहचानने के लिए जो कि यहाँ से हम लोग पढ़ पाए कि क्या क्या किसके बारे में कह रहा है जी। अब है आगे यह देखना है कि इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। जैसे इस तरह से जो कि हम अभी इसको देखें कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। इस तरह से अब इसके बारे में देखना है कि विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो ये आज टॉपिक समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो हमसे कुछ हल्का फुल्का त्रुटि हुआ है उसके लिए माफ़ी। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोग को जितना जल्द से मिले। इसके लिए आप शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए।